आगे आप देखिएगा कि यहां आता है बेटे हमारे पास में अगला जो इसका पार्ट है वह है जीन थेरेपी यानी जीन चिकित्सा। अब यहां पर देखना है बेटे कि कई बीमारियां ऐसी भी होती है जिनका उपचार जीन थेरेपी के आधार पर किया जाता है। ये तो बेटे इंसुलिन था जो आपको समझ में आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से पहला बनाया गया जो हार्मोन था वह इंसुलिन था। यह कैसे बनाया कि पहले बेटे 2 डीएनए के अनुक्रमों को खोजा और उसे फिर इकोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड के साथ में जोड़ा तो वहां पर इंसुलिन की ए और बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। दोनों श्रृंखलाओं को उसे पृथक किया और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया और जोड़ने के साथ ही एक इंसुलिन वहां पर प्राप्त हो गया जो कि आगे चलकर डायबिटीज के उपचार में काम में आने लगा और उसका नाम था बेटे यानी हुमुलिन। तो ये आपको वहां पर याद करना है। अब यहां आपको ये देखना है कि जीन थेरेपी में बेटे कुछ जीनें ऐसी भी होती है जिसका इलाज या जिनको हटाना या जोड़ना ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया है। तो आप देखिएगा बेटे जीन चिकित्सा में इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि एक व्यक्ति आनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है? तो ध्यान रखना कि यस, तो इसकी चिकित्सा व्यवस्था क्या है बेटे? इसकी है जीन चिकित्सा। यानी जितने भी अधिकतर आनुवांशिक रोग होते हैं बेटे तो उन्हें किसी दवाई वगैरह से ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि आनुवांशिकता किसके कारण होती है? जीन के द्वारा। क्योंकि जीन ही क्या होती है बच्चों? जीन ही एक ऐसी संरचना है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती है। तो जितने भी आनुवांशिक रोग होते हैं उनके उपचार में बेटे जीन चिकित्सा का ही उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखना कि कोई व्यक्ति अगर कोई आनुवांशिकी विकार से या आनुवांशिकी रोग से ग्रसित है तो फिर उसका उपचार संभव है, लेकिन किसके द्वारा है? जीन चिकित्सा के माध्यम से उसका उपचार किया जाता है। तो देखो बेटे यहां पर की व्यवस्था है तो जीन चिकित्सा एक ऐसा ही प्रयास है। तो ये ध्यान रखना बेटे, जीन चिकित्सा एक ऐसा ही प्रयास है। तो ये याद रखना अगर कोई व्यक्ति, क्वेश्चन आ जाए बेटे, अगर कोई व्यक्ति आनुवांशिकी रोग से ग्रसित है तो उसका उपचार किस विधि के द्वारा किया जाएगा? तो जवाब क्या है आपके पास में? जीन चिकित्सा के द्वारा। क्योंकि ऐसे समझ लेना, क्योंकि बेटे आनुवांशिकी वर्ड आ गया ना, तो आनुवांशिकी का क्या मतलब है? आनुवांशिकी का मतलब है बच्चों कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है तो ऐसी बीमारियों को अपन आनुवांशिकी रोग कहते हैं। तो आनुवांशिकी रोग का उपचार क्या संभव है? ये एनसीईआरटी पूछ रही है आपसे, तो आप क्या जवाब देंगे? यस, संभव है। किसके द्वारा संभव है? तो बेटे याद रखना, जीन चिकित्सा के द्वारा संभव है। अब आइए जीन चिकित्सा के द्वारा कैसे संभव है? तो सेकंड पॉइंट में आपको याद रखना है कि जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। यानी बेटे यहां पर ध्यान रखना कि जीन चिकित्सा में, तो जीन चिकित्सा में ऐसा मेथड लिया जाता है कि पहले यह पता लगाया जाता है कि कौन कौन सी जीन हानिकारक है, कौन कौन सी जीन लाभदायक है। तो पहले हानिकारक जीनों को चिन्हित किया जाएगा और यह आरडीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेटे उन चिन्हित आनुवांशिकी जो दोषपूर्ण जीन है उन्हें हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर जो है नई जीन या जो है आवश्यक जीन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यह भी याद रखना कि इस जीन चिकित्सा के अंदर क्या किया जाएगा बेटे कि अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति आनुवांशिकी रोग से दोषित है तो पहले तो उस जीन का पता लगाना जरूरी है जिसकी वजह से वह आनुवांशिकी रोग से ग्रसित है। तो यह थोड़ा सा याद कर ले कि जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जा सके। यानी जो जीन दोष है बेटे उन जीन दोषों को कैसे अलग किया जाए, ऐसी विधियां पहले जीन चिकित्सा में लाई जाती है। यानी पहले जीन को पहचाना जाता है और पहचानने के बाद में उन जीनों को कैसे हटाएंगे, कैसे बेटे वहां से उसको निकालेंगे। तो ये सारी की सारी जो मेथड है वह जीन चिकित्सा
चिकित्सा में ही उपयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद में देखो, उसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिका या ऊतकों में प्रवेश करवाया जाता है। तो यह भी याद रखना बेटे, क्योंकि मान लेते हैं हमें जो है क्या कहते हैं, जीन थेरेपी करनी है या जीन चिकित्सा करनी है, तो जो लाभदायक जीन है, जो आवश्यक जीन है बेटे, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि वांछित जीन को तो जोड़ना और हानिकारक जीन को हटाना, यही बायोटेक्नोलॉजी है, यही जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी है। तो जीन चिकित्सा में बेटे पहले क्या किया जाएगा कि जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे में आनुवांशिक रोग है, तो पहले बेटे क्या किया जाएगा कि उस बच्चे के दोषपूर्ण जीनों को पहचाना जाएगा और पहचानने के बाद उसे हटाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाएगा। और इसके बाद में बेटे जो वांछित जीन होगी, जो आवश्यक जीन होगी, उसे उस व्यक्ति की कोशिका में या टिश्यू में प्रवेश करवाया जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, प्रवेश करवाने के बाद यह जीन उसके डीएनए से जाकर जुड़ेगी और जब उस कोशिका का गुणन होगा तो इसके साथ साथ वांछित लक्षणों वाली जीन का भी गुणन होगा और यह गुण बेटे उस व्यक्ति के अंदर भी उत्पन्न होगा। तो ये यहां पर आपको समझना है कि इस रोग के उपचार के दौरान जो वांछित जीन होती है, इसे व्यक्ति की कोशिका या टिश्यू में प्रवेश करवाया जाता है। उसके बाद में देखो बेटे, आनुवांशिक दोष वाली कोशिका के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करती है। यानी अब यहां पर आप समझिएगा कि बेटे ये जो किसी व्यक्ति को आनुवांशिक दोष वाली कोई कोशिका है, अब इसमें कोई जीन ए है बेटे, ये बी है, ये सी है, ये जीन यहां पर काम नहीं कर रही है, तो यहां हम क्या करेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर एक सामान्य जीन जो है डी, ये उसको प्रवेश करवाएंगे। तो ये जो सामान्य जीन होगी बेटे, ये इस ए जीन की जो निष्क्रियता है उसे समाप्त कर देगी और इसकी जगह पर ये सामान्य कार्य करने लग जाएगी। तो यहां आप ध्यान से समझ ले कि आनुवांशिक दोष वाली कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जिसमें आनुवांशिक दोष है, जिसके अंदर कोई आनुवांशिक रोग वाली जीन है, तो उस जीन में पहले सामान्य कोशिका या सामान्य जीन को, यानी ऐसे जीन जो सुचारू रूप से कार्य कर रही है, जिसके अंदर कोई आनुवांशिकी दोष नहीं है, उस जीन को उस व्यक्ति में या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं। अब ये क्या करेगी बेटे, ये जैसे मैंने कहा था ना कि ए जीन है, अब निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न कर देगी। यानी बेटे ये ए तो अलग और इसकी जगह पर यहां पर मान ले तो ये तो अलग हो जाएगी और ये डी है, ये यहां पर आ गए। तो ये जो डी यानी ये जो सामान्य जीन है, डी किसको माना अपन ने, सामान्य जीन को माना। तो सामान्य जीन जब इस कोशिका में प्रवेश करवा दी जाएगी, तो बेटे जो दोषपूर्ण जीन है, जिसकी वजह से कार्य जो है संपन्न नहीं हो पा रहे, तो क्या होगा कि ये जो सामान्य जीन है, ये निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति को पूरा कर देगी और उस कोशिका को एक सामान्य कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये यहां पर आप देख लीजिएगा बच्चों, क्या हुआ कि आनुवांशिकी दोष वाली कोशिका में हमने क्या किया कि एक सामान्य जीन को उस व्यक्ति या भ्रूण की कोशिका में प्रवेश करवा दिया। अब हुआ क्या कि ये जो सामान्य जीन है, जैसे ये बेटे वहां जाएगी कोशिका के अंदर, तो जो दोषपूर्ण जीन थी, जिसकी वजह से उस कोशिका के कार्य संपन्न नहीं हो पा रहे थे, तो ये जो सामान्य जीन जाएगी वह निष्क्रिय दोषपूर्ण जीन के जो कार्य थे बेटे, उन कार्यों की क्षतिपूर्ति को पूरा करके उस कोशिका को यह सामान्य कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। तो यह थोड़ा सा आपको इसके अंदर याद रखना है। आगे आप देखिएगा कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन की कमी को दूर करने में किया गया था। ये याद रखना बेटे, एडिनोसिन डीएमिनेज, ये एंजाइम होता है एडीए, इसको आप थोड़ा सा याद रख लें, एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। तो यह भी याद रखना बेटे, यानी 4 वर्षीय बालिका थी
उस बालिका में इस एंजाइम की कमी से बेटे कई सारे रोग होते हैं, तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये जीन थेरेपी का प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन अभी हाल में एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था बेटे कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग में आने वाला एंजाइम कौन सा था। तो याद रखना, पहला प्रयोग जो किया गया था वह 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्यों के लिए अति आवश्यक होता है। यानी ये जो एंजाइम होता है बेटे एडीए, ये एंजाइम हमारी इम्यून सिस्टम को प्रेरित करता है, यह हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो के प्रत्यारोपण से भी होता है। तो यह भी याद रखना बेटे कि कुछ बच्चों में एडीए की कमी का जो उपचार है यह बोन मेरो ट्रांसप्लांट के द्वारा भी किया जाता है, जबकि दूसरों में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है। कुछ बच्चों में इसे ये एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा के द्वारा भी उपचार किया जाता है, जिसे सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडीए दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि कुछ बच्चों में तो बेटे एडीए की कमी का उपचार बोन मेरो ट्रांसप्लांट के द्वारा किया जाता है, और कुछ बच्चों में जो है ये एंजाइम ट्रांस या एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा किया जाता है, जिसमें बच्चे को इंजेक्शन के द्वारा एडीए की कमी को पूरा किया जाता है। यानी डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से ये एडीए एंजाइम उस बच्चे को लगा दिया जाता है। उसके बाद में उपयुक्त दोनों विधियों में यह कमी की पूर्णतया रोगनाशक नहीं है। यानी बेटे ये जो कमी है कि ये पूर्णतया रोगनाशक नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों की दोनों विधियां हैं, इन दोनों विधियों से बच्चे के अंदर बीमारी को पूर्णतया ठीक नहीं किया जा सकता, या दोनों बीमारियों से ये जो बीमारी, ये दोनों, एक तो बेटे बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन और एक यहां पर इसमें लिया जाएगा एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा, जिसमें एंजाइम को सीधे ही इंजेक्शन के द्वारा बच्चे को दिया जाता है। तो ये एंजाइम प्रतिस्थापन विधि और बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन विधि, ये दोनों ही बेटे याद रखना जीन थेरेपी की विधियां हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये पूरी की तरह रोगनाशक नहीं है। यानी इन विधियों से पूरी तरह से बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद में आप देखिएगा बेटे जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट को निकाल करके शरीर से बाहर उसका कल्चर करवाया जाता है। यानी याद रखना बेटे कि ये यहां पर जो जीन चिकित्सा है, तो जीन चिकित्सा, यस बच्चों, तो यहां जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रक्त से लिम्फोसाइट को निकालकर और उसका बाहर कल्चर करवाया जाता है। सक्रिय एडीए का cDNA लसीकाणु में प्रवेश करवा करके अंत में रोगी के शरीर में वापस प्रवेश करा दिया जाता है। यानी यहां पर cDNA, ये ध्यान रखना बेटे कि सबसे पहले क्या किया जाएगा कि लिम्फोसाइट को शरीर से बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद में उसका कल्चर करवाया जाएगा। कल्चर करवाने के बाद में जो सक्रिय डीएनए है, जिसे cDNA को लसीकाणु में प्रवेश करवा करके और अंत में इसे रोगी के अंदर डाला जाएगा। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूण अवस्था की कोशिकाओं में उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है। लेकिन बेटे स्थायी उपचार कब हो सकता है? जब ये जो कोशिकाएं हैं ये कहां पर प्रवेश करवाए जाए? भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में। यानी अगर पता लग जाए कि भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में बच्चे में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी है, तो बेटे यहां पर ये जो तैयार किया है ना अस्थि मज्जा में एडीए एंजाइम, तो यह अलग क्या हुआ? अगर प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में की कोशिकाओं में उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा? एक स्थायी उपचार बन जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद में आप देखिएगा आणविक निदान, यानी मॉलिक्यूलर, बेटे यहां पर आप देखिएगा आणविक निदान। तो रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान और उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना आवश्यक। यानी बेटे याद रखना कि अगर आणविक निदान में क्या है कि रोग के प्रभावी उपचार के लिए हमें रोग का निदान करना है, तो पहले बेटे आपको क्या याद
करना पड़ेगा कि पहले तो उस रोग की प्रारंभिक पहचान क्या है और उस रोग की क्रिया विज्ञान क्या है, यानी वो रोग किस किस तरह के हानि पहुंचाता है, कौन कौन से लक्षण उत्पन्न करता है, तो ये जानकारी होना बेटे आवश्यक होती है। उसके बाद में देखिएगा कि पुनर्योगज डीएनए द्वारा और एक पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा और एक बेटे एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा, कुछ ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जाती है। तो यह भी थोड़ा सा याद रखना कि एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एक होता है बेटे पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एक होता है एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा। ये ऐसी विधियां हैं बेटे जिसके माध्यम से आप किसी रोग की प्रारंभिक अवस्था की पहचान कर ली जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बेटे अपन को अगर आणविक निदान के बारे में लिखना है तो आणविक निदान में आपको पहला पॉइंट याद रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि बेटे पहले रोगी का जो लक्षण है उसका पता लगाना पड़ेगा और दूसरा रोग जो है वह पहचान कैसे की जाएगी, कौन सी प्रकार की बीमारी है और उस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं। तो पहले तो आप इसको याद रखेंगे, उसके बाद में बेटे ऐसी कौन कौन सी तकनीकी है जो हमें बीमारी के लक्षणों के बारे में पहले से बता देगी। तो ऐसी तकनीकी में एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसे आप कहेंगे पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, यानी बेटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरी विधि आप इसमें याद रखेंगे तो वह है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर कहा जाता है बेटे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर। और तीसरी है यहां पर एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा। ये ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा किसी रोग की प्रारंभिक अवस्था को पहचाना जा सकता है। उसके बाद में देखो बेटे रोगजनक, अब रोगजनक में जीवाणु हो सकता है, विषाणु की उपस्थिति का सामान्यतः तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नॉर्मल अगर आप देखते हैं बच्चों तो नॉर्मल क्या, आज जैसे मान लेते हैं हमारे अंदर कोई वायरस आ गया तो आज का आज ही हमें पता नहीं चल पाएगा। तो हमें पता कब लगता है कि जब कोई जीवाणु या वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, आते हमें पता नहीं लगता, हमें पता लगता है कि जब वो वायरस और जीवाणु के द्वारा जो रोग पैदा होता है उस रोगों के लक्षणों को देखकर फिर हमें यह पता लगता है कि बेटे हां हम इस जीवाणु से इस रोग से ग्रसित हो गए, इस वायरस के द्वारा उत्पन्न अपन इस रोग से ग्रसित हो गए। तो यह भी याद रखना कि चाहे जीवाणु हो या वायरस हो उनकी उपस्थिति का सामान्यतः पता नहीं लगता है, पता जब लगता है बेटे जब उनके द्वारा उत्पन्न रोगों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो यह भी आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद में बेटे उस समय तक रोगजनक की संख्या शरीर में पहले से काफी अधिक हो जाती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है बेटे, इसको गुणन अवस्था कहेंगे, यानी गुणन अवस्था के माध्यम से, गुणन अवस्था के माध्यम से। भाई आप ये देखो कि बेटे जैसे एक स्पोरोजोइट हमारी बॉडी के अंदर आएगा, अब आते ही क्या हमें ठंड लगकर बुखार आना शुरू हो जाएगा? नहीं, एक स्पोरोजोइट हमारी बॉडी के अंदर आया लेकिन बेटे धीरे धीरे वो गुणन करता जाता है और फिर 10 से 12 दिन बाद हमें मलेरिया होता है, जब तक वो लाखों करोड़ों की संख्या में हमारी बॉडी के अंदर बन चुके होते हैं। तो ये जितने भी रोगजनक होते हैं बेटे, तो रोगजनक हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते ही हमें इनके प्रवेश का पता नहीं लग पाता है। उसके बाद में बेटे क्या होता है कि धीरे धीरे फिर क्या होगा कि इनके लक्षण जब उत्पन्न होंगे जब तक इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें कि धीरे धीरे बेटे इन लक्षण, ये हमारी बॉडी में ये लक्षण बढ़ते जाएंगे और जब तक लक्षण उत्पन्न होंगे जब तक इन रोगजनकों की संख्या हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद में आप देखिएगा बेटे जब बहुत कम संख्या जीवाणु या विषाणु हो तब उनकी पहचान, अब याद रखना बेटे जब बहुत कम संख्या में हमारी बॉडी के अंदर जीवाणु या विषाणु हो तो उनकी पहचान पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा उनके न्यूक्लिक अम्ल के परिवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन द्वारा कर सकते हैं। यानी ऐसे कर सकते हैं बेटे क्योंकि पीसीआर क्या है कि एक डीएनए खंड से उसी के समान 2 या अधिक डीएनए खंड का बनना, यह कहलाता है
पीसीआर। तो पीसीआर विधि के माध्यम से बेटे क्या होता है कि कम भी अगर जीवाणु और वायरस है ना, तो उसके डीएनए खंड का पता लगा करके उसका गुणन करवाया जाता है, उसका एम्प्लीफिकेशन होता है, तो फिर वहां पर जीवाणु और वायरस की पहचान कर ली जा सकती है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें कि जब अगर ये विषाणु या वायरस बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु हो, तो उसकी पहचान किसके द्वारा की जाएगी? पीसीआर विधि यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा उसकी पहचान कर ली जाएगी। उसके बाद में देखो, यानी संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान हेतु भी पीसीआर आजकल सामान्य उपयोग में लाया जा रहा है। तो बेटे ये थोड़ा सा याद रख ले कि यहां पर ये जो आणविक निदान है, तो आणविक निदान के अंदर रोग जनक की पहले से ही कैसे पता लगाया जाए, क्योंकि नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो बेटे जब तक हमें किसी जीवाणु या किसी वायरस का पता नहीं लगेगा, जब तक हमारे अंदर उससे होने वाले रोग के लक्षण उत्पन्न ना हो जाए। लेकिन बेटे कुछ विधियां ऐसी भी है जिनके माध्यम से अपन इनकी कम संख्या में रहते हुए भी इनकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। जैसे एक तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, एक पीसीआर है और एक एंजाइम संलग्नता वो जो है प्रतिस्पर्धा है। तो वो उन विधियों के माध्यम से बेटे अपन पता लगा सकते हैं। यहां तक क्लियर। उसके अलावा बेटे अगर पता नहीं लगा तो ये वायरस और जीवाणु हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेंगे और बॉडी के अंदर इंटर करके बेटे ये गुणन करते हैं और गुणन करके ये कई हजारों लाखों की संख्या में ये वृद्धि कर लेते हैं। इसे जीन आवर्धन या एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। तो बेटे इसमें पीसीआर एक ऐसी विधि है कि जब ये वायरस और जीवाणु कम संख्या में बॉडी के अंदर होंगे तो भी बेटे पीसीआर विधि के द्वारा इनका पता लगाया जा सकता है। इसी तरह से बेटे एड्स होता है, अगर एड्स का वायरस भी हमारी बॉडी के अंदर चला गया और बेटे कम संख्या में मौजूद है तो इसका उपयोग भी पीसीआर विधि के माध्यम से लगाया जा सकता है। उसके बाद में देखो, यह एक उपयोगी तकनीकी है जिसके द्वारा बहुत सारे आनुवांशिकी दोषों की पहचान की जा सकती है। यानी पीसीआर इसके माध्यम से कई प्रकार के आनुवांशिकी दोष का पता लगाया जा सकता है। डीएनए हो या आरएनए की एकल श्रृंखला से एक विकिरण सक्रिय अणु जिसको समपरिक्षेत्र जुड़कर कोशिका के क्लोन के रूप में पूरक डीएनए से संकरित होते हैं। यानी इस विधि में क्या होता है बेटे कि यह डीएनए हो या आरएनए हो, जब एक श्रृंखला बनती है तो इससे दूसरी श्रृंखला जुड़कर बेटे इसका पूरक डीएनए से ये संकरित होते हैं। तो ये पीसीआर विधि में याद रखना, क्योंकि डीएनए का एक श्रृंखला है तो कुछ ही समय बाद में उससे बेटे दूसरी श्रृंखला बनेगी, फिर उससे दूसरी से 2 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे। तो इस तरह से ये पीसीआर विधि में बेटे ये काम आएगा। तो एक डीएनए श्रृंखला से विकिरण अणु के माध्यम से क्लोन जो बनेगा उसे अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं, यानी उसके पूरक डीएनए का निर्माण यहां पर होता है। तो ये आपको बेटे इसमें पढ़ना है। तो ये टॉपिक था हमारा चिकित्सा क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग। तो आई होप बच्चों ये टॉपिक थोड़ा सा रटाफिकेशन वाला है और इसको समझ के आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि लास्ट वाले जितने भी टॉपिक है ये टॉपिकों को तुम लिख लिख के याद करना, तभी ये टॉपिक याद होंगे। वरना बेटे आज तो मैंने ये पढ़ के आपको यहां पर पढ़ा दिया, आपने सुन लिया, लेकिन अगर आपने इसको बार बार रिपीट नहीं किया तो फिर ये टॉपिक आपको याद नहीं होने वाला। तो याद रखना, कॉपी पेन लें, हाथ में जो कठिन वर्ड है बेटे वो जो है हाथ से लिखें और उसके बाद में पढ़ने की कोशिश करें कि बेटे क्या क्या उपयोग चल रहे हैं, क्या क्या नहीं है, तब जाके ये टॉपिक आपको याद होगा। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच।